नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कभी भी कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है और वैज्ञानिकों ने इसकी चेतावनी जारी की है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा और सरकार बार बार कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है, तो वैक्सीन लगवाने की अपील भी लगातार की जा रही है। वहीं इंडिया न्यूज 20 अपने सभी दर्शकों से अफवाहों पर ध्यान न देकर टीका लगवाने की अपील कर रहा है और इसीलिए आपकी सेहत की फिक्र करते हुए हमने खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। अगर आपको या परिवार में किसी भी शख्स को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है तो हमारे खास शो में डॉक्टर से आप सीधे बात कर सकते हैं। आप वैक्सीन या कोरोना संबंधित जानकारी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो हरियाणा सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट है। सरकार की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको दिखाते हैं। तो अब जरा ग्राफिक्स के जरिए अब देखिए तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश की सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। दरअसल बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की संख्या प्रदेश के अंदर बढ़ा दी गई है और व्यवस्थाएं दूसरी लहर के खतरे के बाद से और भी ज्यादा सुदृढ़ की गई हैं। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती की गई है ताकि किसी भी तरीके से कमी किसी भी स्तर पर ना हो पाए। कई जिलों में ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए गए हैं ताकि ऑक्सीजन की किल्लत जो कि दूसरी लहर के समय में देखी ऐसा ना हो। पानीपत, हिसार में 500 बेड के अस्पताल तैयार किए गए हैं और तीसरी लहर से निपटने के लिए बकायदा टास्क फोर्स तैयार की गई है और साथ ही जिसका अंदेशा है उस अंदेशे के आधार पर ही टास्क फोर्स का गठन, उपकरण और दवाइयों के स्टॉक की पूरी तरीके से निगरानी प्रदेश की सरकार के द्वारा रखी जा रही है। और इसमें खूबसूरत बात यह भी है कि अगर कहीं पर भी दवाइयों की उपलब्धता को लेकर कहीं संकट नजर आता है तो सीधे निगरानी सरकार की भी है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ जिनकी भर्तियों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, अब नए सिरे से उनकी भी भर्ती की जा रही है। कई जिलों के अंदर ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए जा चुके हैं और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर प्लांट लगाने को लेकर के प्रक्रियाएं चल रही हैं। पानीपत, हिसार, इन सभी जगहों पर 500 बेड के अस्पताल वहां पर तैयार किए गए हैं। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। दूसरी लहर को आखिर किस तरीके से हराया गया, उसका एक बड़ा आधार हरियाणा की सरकार के द्वारा यहां यह बनाया गया कि जो लॉकडाउन है उसका पालन अच्छे तरीके से किया जा सके। कोविड देखभाल केंद्रों में बढ़ोतरी की गई ताकि जो मरीज वहां पर आते हैं उनकी सही तरीके से देखभाल हो पाए। कोविड संक्रमण आकलन के लिए सर्वे किया गया ताकि यह जाना जा सके कि कितने लोग संक्रमित हैं। ई संजीवनी और टेली परामर्श सेवाएं शुरू की गई। कहीं अगर कोई संक्रमित होता है तो परामर्श की सुविधा उनको दी गई। टेली मेडिसिन की भी शुरुआत की गई ताकि अगर कोई शख्स संक्रमित होता है तो वो जानकारी ले सके। स्वास्थ्य ग्राम सामान्य स्वास्थ्य जो है या जांच योजना शुरू की गई। हरियाणा की तरफ से ये एक बेहतर तरीके से सुविधा शुरू की गई। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा और उपचार दिया गया। वहीं ऑक्सीजन हेल्पलाइन की स्थापना की गई। कहीं पर अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो हेल्पलाइन नंबर बकायदा इसको लेकर जारी किया गया। वहीं टीकाकरण अभियान पर जोर दिया जा रहा है और आज भी लगातार टीकाकरण के इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी लहर को आखिर कैसे रहा, ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एमडी एमबीबीएस डॉक्टर प्रतीक आहूजा कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ डीसीएच एमबीबीएस डॉक्टर शिव प्रकाश दुबे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शिव प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन प्रतीक आहूजा जी, शुरुआत आपसे ही। संक्रमण को लेकर के बड़ा खतरा है, हालांकि पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो कुछ हद तक केसेस कम हुए हैं। क्या ये माना जाए कि अब ये दूसरी लहर का जो खतरा था वो खत्म होता चला जा रहा है? प्रतीक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं जरा शिव प्रसाद दुबे जी के पास जाता हूं। शिव प्रसाद जी, जिस तरीके से अभी संक्रमण के मामले कम हुए हैं, पहले के मुकाबले जो संख्या कम हुई है, क्या आपको नजर आता है कि दूसरी लहर का खतरा कुछ हद तक कम हो रहा है? नमस्ते जी सर। एक्चुअली जिस तरह से पहले से केसेस कम हुए हैं
उसको देख के ऐसा लगता है कि तीसरी लहर का जो हम आशंका जता रहे हैं उसका खतरा थोड़ा सा कम लग रहा है। लेकिन हमें हर समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमने कहीं भी लापरवाही बरती तो फिर ये केसेस फिर से बढ़ सकते हैं। हम्म। ठीक है, ये सब कुछ आधार बना करके कहा जा रहा है, क्योंकि अगर लापरवाही अगर बढ़ती जाती है, क्योंकि हमने देखा पहली लहर के बाद लापरवाही बढ़ती चली गई और इसी वजह से दूसरी लहर आती है। लेकिन दुबे जी, क्या ये माना जाए कि अगर हम आज भी देखें तो सड़कों पर देखें, सार्वजनिक जगहों पर देखें, जितने भी मॉल हैं वहां पर देखें, क्योंकि अनलॉक तो हो चुका है सभी चीजें, तो क्या ऐसे में अब बहुत हद तक सावधानी बरतने की जरूरत है? अब हम उस फेज में आ चुके हैं जहां पर सावधानी ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका होगा। हेलो। शिव प्रसाद जी। हाँ, मैं ये फिर से वही बात दोहराना चाहता हूँ कि अगर हम सावधानी बरतेंगे तो ही हम कोरोना की लड़ाई जीत सकेंगे। हमें अभी भी जिस तरह से हम पहले सावधानी बरत रहे थे उसी तरह सावधानी बरतनी चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, सामाजिक दूरी बनानी चाहिए, और बार बार हाथ धोने की जो हम पहले से किया करते थे वो भी हमें करना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके जो भी लोग अभी एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए, उन्हें अपना कोविड वैक्सीनेशन पूरा करना चाहिए। डॉक्टर दुबे, लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चों के ऊपर अगर तीसरी लहर आती है तो सबसे ज़्यादा खतरा उनके ऊपर बनता है, सबसे बड़ा अंदेशा उनके ऊपर है। तो क्या ऐसे हाँ। में बच्चों को लेकर के वैक्सीन का जो लगातार इंतजार किया जा रहा है, किस प्रोसेस में है? और लोग ये जानना भी चाहते हैं, एक्सपर्ट्स के जरिए जानना चाहते हैं कि आखिर बच्चों को वो वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो पाएगी? अ, इसके बारे में एक्चुअली कैसा है कि अभी रिसर्च चल रहा है, और काफी मतलब अभी जैसे ही उपलब्ध होगी, जैसे रिसर्च पूरा हो जाएगा, टेस्टिंग की पूरी स्टेज पूरी हो जाएगी, तो 12 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध होने की आशाएं जताई जा रही हैं। हम भी आशा कर रहे हैं कि जल्द ही वैक्सीन आए और हमारे जो बच्चे जो हैं अभी छूटे हुए हैं वैक्सीन से, उनको भी वैक्सीन का फायदा हो। हम्म। ठीक है, मैं जरा प्रतीक जी आपके पास आता हूं। प्रतीक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? प्रतीक आहूजा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया। ठीक है, मैं वापस जरा शिव प्रसाद जी आपके पास ही आता हूँ। ये जो हम लगातार हमने देखा दूसरी लहर के दौरान, हमने जो फेज देखा, जो मुश्किलें देखी, जो चुनौतियां देखी, अब जो हम तैयारियां कर रहे हैं, जो हमारा सिस्टम तैयारियां कर रहा है, क्या वो काफ़ी हैं तैयारियां या कुछ और बदलाव करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमने दूसरी लहर के अंदर देखा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता उतनी हद तक नहीं थी, वो बड़ी चुनौती थी। हालांकि उसको तत्परता के साथ उसको भी दुरुस्त किया गया, धीरे धीरे बेहतर किया गया, और अब जब वेव थोड़ी सी कम हुई है तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अस्पतालों के अंदर बेड्स की उपलब्धता को लेकर के लगातार जोर दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश की सरकार भी लगातार काम कर रही है। क्या आपको लगता है जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, काफ़ी हैं, या आगे और कुछ करने की ज़रूरत है? शिव प्रसाद दुबे। हमारी तरफ से हमारे जो सरकार है वो काफी अच्छी तरीके से प्रयास कर रही है, और जो कमियां हमारी इस पिछले लहर में रही हैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ हमारे फरीदाबाद में ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू होने वाला है, जैसा कि आपको पता ही होगा। और अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई गई है, ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है। तो हर तरीके से हम तीसरी लहर में कोरोना को मात देने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोरोना को मात देने के लिए हर तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हमने बहुत हद तक देखा शुरुआती फेज में, शिव प्रसाद दुबे जी, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जितनी भी टीम है स्वास्थ्य विभाग की, उनके सामने बड़ी चुनौती थी। सबसे पहले तो लोगों को भ्रम का जो जाल बना हुआ था लोगों के जहन में, उसको दूर करना था। लोग वैक्सीनेट नहीं होना चाहते थे, वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे। आप इसको लेकर के जागरूकता अभियान चलाए गए। क्या अब वो जो फेज है उसको पार कर चुके हैं आप? क्या जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उस पहले पड़ाव से आगे बढ़ करके अब जो लोग हैं, क्या वो इस बात को समझ रहे हैं, जो अब वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग आ रहे हैं, या स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अगर वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रही है लोगों के घरों तक, क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि वैक्सीन बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि शुरुआत में तो भ्रम बहुत ज्यादा था।
एक्चुअली शुरू शुरू में जब हेल्थ केयर वर्कर्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही थी तब लोगों में थोड़ी जागरूकता कम थी। लेकिन जब दूसरी लहर में काफी लोगों को जब काफी नुकसान हुआ और लोगों को मतलब पता चला कि अगर हम वैक्सीन नहीं लगाते हैं तो हम असुरक्षित रहेंगे और कोरोना को मात देने का एकमात्र तरीका यही है कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाएं। इसके बाद में और सरकार ने भी काफी जागरूकता को लेकर काफी कार्यक्रम चलाए और अब वैक्सीन सेंटरों पे काफी ज्यादा मात्रा में लोग आ रहे हैं, उत्सुकता से आ रहे हैं और वैक्सीन लगा रहे हैं। प्रतीक जी, मैं वापस आपके पास आता हूं। मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? डॉक्टर प्रतीक आहूजा, डॉक्टर प्रतीक, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया, वापस से आऊंगा। लेकिन डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे, एक बार फिर से मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूं कि टीकाकरण अभियान पर जिस तेज़ी के साथ हमारा पूरा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, क्या वो रफ्तार सही है? क्योंकि विपक्षी खेमा, पॉलिटिकल पार्टीज इसको लेकर के बार बार सवाल उठाती हैं, ये कहती हैं कि स्पीड थोड़ी सी कम है, लेकिन क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? हमारी स्पीड ठीक है? एक्चुअली हमारी पूरी कोशिश है और हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अब जागरूक हो चुके हैं और वैक्सीन लगाने आ रहे हैं और मेरे ख्याल से हम जो भी प्रयास कर रहे हैं कि पूरे भारत देश के जितने भी लोग एलिजिबल हैं वो जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाएं, हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। और अब लोग भी काफी जागरूक हो चुके हैं और लोग आ रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए। सरकार भी प्रयास कर रही है और लोग भी जागरूक हो रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारा जो मिशन है कि सभी लोग वैक्सीनेट हो जाएं वो जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल लोगों के जहन में आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या तीसरी लहर आएगी ही आएगी, ये तय है? क्योंकि दूसरी लहर का फेज हमने देख लिया है, संक्रमण के केसेस कुछ हद तक धीरे धीरे कम भी हुए हैं। अब अगर हम सही तरीके से हम सावधानी बरतें, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, तो तब भी तीसरी लहर का खतरा बना रहेगा क्या? देखो, अगर हम सभी सावधानियां बरतते हैं, वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो तीसरी लहर का खतरा बहुत बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है सर कि ये बार बार कहा जा रहा था कि अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है। नवंबर में ये कहा गया था कि अपने पीक पर होगा अगर तीसरी लहर आती है तो क्या वो फेज अगर निकल जाएगा, नवंबर का समय अगर निकल जाता है, दिसंबर या जनवरी तक हम पहुंच जाते हैं, तो क्या वो तीसरी लहर का खतरा टल जाएगा या उसके बाद भी आने की संभावना होगी तीसरी लहर के? देखो, अगर सावधानी हमने नहीं बरती तो तीसरी लहर कोई भी तीसरी लहर बता के नहीं आएगी। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। इसलिए हमें सावधानी बरतना ही हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है। ठीक है। और इस बीच हम अपने सभी दर्शकों से भी ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप भी अगर कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, आप भी अगर हमारे एक्सपर्ट्स जो कार्यक्रम में लगातार बने हुए हैं उनसे अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी बिना किसी देरी के आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवालों को रख सकते हैं। कोरोना संबंधी जो जितने भी आप चीज़ों को जानना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, वैक्सीन को लेकर के अगर कोई सवाल है या फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ों में बदलाव होता है, ये आप अगर समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी रूप में बीमारी है तो क्या आपको वैक्सीन लगवाना सही है या नहीं है, ये आप एक्सपर्ट्स के जरिए ही जान सकते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं तो आप इन सवालों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप उसका जवाब ले सकते हैं। लेकिन शिव प्रसाद दुबे जी, वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ जब पहुंचती है या लोग जब पहुंचते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। सवाल ये भी होता है कि सर हमें तो डायबिटीज़ है, सर हमें तो कोई और दूसरी बीमारी है, तो क्या हम वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से जो हमें जो इससे पहले तक बीमारियां हैं उस पर इसका असर पड़ने लगेगा? एक्चुअली कैसा है कि जिन लोगों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों में कोरोना का खतरा ज्यादा है और ऐसे लोगों में अगर ये बीमारी होती है तो सीरियस होने का खतरा ज्यादा है। तो ऐसे लोग अगर वैक्सीन लगाते हैं तो इनमें सीरियस होने की चांसेस कम हो जाएंगी। इसलिए ऐसे लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना चाहिए और इनकी जो बीमारी की जो दवाइयां हैं वो साथ साथ चालू रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि आपको एक्सपर्ट से ज़रूर आपको सलाह लेनी होगी, अपने जो नज़दीकी डॉक्टर्स हैं उनसे ज़रूर सलाह लेनी होगी और आप जो है वैक्सीन तो ज़रूर लगवाएं। लोगों को ज़रूर ये बार बार समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपको वैक्सीन ज़रूर लेनी है। लेकिन हम एक बार फिर से बात बच्चों की कर रहे हैं क्योंकि तीसरी लहर का अगर अंदेशा है तो कितने हद तक, क्योंकि बार बार कई रिपोर्ट्स के जरिए कहा जाता है कि छोटे बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अभी तक बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ है किसी भी लहर में। अगर देखें तो शुरुआत में देखा कि जो जितने एजेड लोग थे उनको ज़्यादा शिकार बनाया था
कोरोना के संक्रमण ने। दूसरी लहर में देखा कि यूथ भी इसकी चपेट में आते चले गए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी तक पिछली जो जितनी भी लहर थी उसके मुताबिक बच्चों पर इसका ज्यादा असर नहीं हुआ है, लेकिन तीसरी लहर में कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बच्चों पर ज्यादा असर होगा। तो किस थ्योरी को हम सही माने? तो कैसा है कि इस चीज को मैं भी काफी हद तक सही मानता हूं कि अगर ये बात तीसरी लहर आएगी तो बच्चे को संक्रमण होने का ज्यादा खतरा है। इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा एज ग्रुप है अभी जो कि एकदम अनवैक्सीनेटेड है। दूसरा, ये अभी तक स्कूल्स जो हैं पूरी तरीके से खुले नहीं हैं, इसलिए बच्चे अभी तक घर में ही बंद हैं और बच्चे ज्यादा बाहर कोई भी उन्हें बाहर भेज नहीं रहा है, ना पढ़ने भेज रहा है ना खेलने भेज रहा है। जैसे अगर बच्चे मतलब सामाजिक दूरी का पालन नहीं करेंगे, बाहर खेलने जाएंगे ज्यादा, स्कूल खुलेंगे और क्योंकि बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं तो ऐसे में तीसरी लहर का खतरा बच्चों में ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तीसरी लहर पर बच्चों का ज्यादा खतरा हो सकता है। डॉक्टर प्रतीक आहूजा, एक बार फिर से मैं वापस आपके पास आता हूं। बच्चों के ऊपर खतरा लगातार बना हुआ है, बच्चे संकट में हैं, ये कई रिपोर्ट्स के जरिए कहा जा रहा है और इसीलिए हम जितने भी लोग हैं वो बड़ी सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमें किन बातों का और ध्यान रखना है अगर अपने बच्चों को बचाना है? तो हम जरा इस पर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमरजीत, बहुत स्वागत है अमरजीत आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, मेरा लड़का है 9 महीने का और घरवाले दूध पिलाती है उसको, वो क्या वैक्सीन लगवा सकती है? सर एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे? मेरा लड़का है 9 महीने का, हाँ। वो अपनी माँ का दूध पीता है, मेरी घरवाली वैक्सीन लगवा सकती है क्या? ठीक है, मैं जरा इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। शिव प्रसाद दुबे जी, इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। क्या वो वैक्सीनेट हो सकती हैं, क्या वो वैक्सीन लगवा सकती हैं? क्योंकि मेरे को उनकी आवाज सही सुनाई नहीं मैं दी एक बार है। सवाल आपके सामने रख देता हूं। उनका कहना यह है कि उनका 9 महीने का बच्चा है और उनकी पत्नी को क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? हाँ, एक्चुअली कैसा है कि आज की तारीख में जो क्या सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि कोई भी लैक्टेटिंग मदर, फीडिंग कराने वाली जो मदर है, वो चाहे 9 महीने का बच्चा हो चाहे 1 महीने का बच्चा हो, वो मदर वैक्सीन लगा सकती है, पूरी सेफ है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिला होगा और इसी तरीके से अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो भी आप इस मंच के जरिए रख सकते हैं। मैं ज़रा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर प्रतीक आहूजा, मेरा सवाल आपसे था कि छोटे बच्चों को लेकर के लगातार खतरा बना हुआ है, तो अब हम कैसे बचाएं अपने बच्चों को? देखिए, अब तक कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो थर्ड वेव आएगी जो बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करेगी, हमारी जो यंग पॉपुलेशन है 12 to 18 ईयर्स वाले, वो ज्यादा इन्फेक्ट होंगे। हमें भी इस बात का डर है क्योंकि ये एक ऐसी पॉपुलेशन है जो अब तक वैक्सीनेट नहीं हुई। पर अभी तक दुनिया भर में किसी भी स्टडी में ऐसा नहीं आया है कि छोटे बच्चों को सिवियर फॉर्म ऑफ द डिजीज होता है। बच्चों को है, इन्फेक्शन हुआ है, खांसी जुकाम होके ज्यादातर बच्चे ठीक हो गए। तो ऐसा कहना कि थर्ड वेव आएगी जिसमें बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान होगा, मेरा ऐसा मानना नहीं है। अब पर यह है कि स्कूल्स खुल रहे हैं, बच्चों का दोबारा से आपस में मिलना शुरू हो रहा है, तो ऐसे केस में हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं? बच्चों को जरूरी है, इतने समय से घर में रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, एक दूरी बना के रखें। 5 साल से ऊपर बच्चों के लिए कहा जाता है कि मास्क अगर वो पहन सकते हैं तो उन्हें मास्क भी पहनना चाहिए। और जो अब तक तो बच्चे भी सीख गए हैं कि हाथ की सफाई रखना बहुत जरूरी है। अगर इन सब चीजों का बच्चे भी पालन करेंगे तो उनका बचाव हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रतीक आहूजा जी, एक बड़ा सवाल ये है कि हम बड़ों को ये बता रहे हैं, सभी को ये मालूम है कि आपको मास्क पहनना है, सार्वजनिक जगहों पर जाना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बार बार आपको अपने हाथों को साफ रखना है, लेकिन कितने लोग कर रहे हैं? सार्वजनिक जगहों पर अगर हम जाते हैं तो लोग क्या चेहरे को ढक करके रखते हैं? जब हम बड़ों को वो मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको नहीं समझा पा रहे हैं, ना वो समझ पा रहे हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्या हम छोटे बच्चों से वो उम्मीद कर पाएं कि वो मास्क लगा करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? आप छोटे बच्चे हैं, उनको नहीं मालूम है इतना, तो कैसे ये सब कुछ मैनेज किया जाएगा? कैसे हम उनको सिखा पाएंगे? देखिए, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल बड़े भूल गए हैं कि ये सब क्या करना है। इनको अभी भी हमें ध्यान रखना है कि रोजाना 20,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। इंडिया में अभी भी 2.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ऐसे केस में अगर बड़े ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चों को सिखाना मुश्किल है।
पर एक बात है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जैसे स्कूल खोल रहे हैं, किस हिसाब से स्कूल खोलना है, कितनी दूरी बच्चों में रखनी है, कितने बच्चों को हफ्ते में एक बार बुलाना है, उन सब का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम खतरे से बच सकते हैं। ठीक है। आप जरा शिव प्रसाद दुबे जी, अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ इस डर से नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन के, वैक्सीन लगवाने के बाद तो बुखार आता है, वैक्सीन लगवाने के बाद तो शरीर में दर्द होने लगता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा जिन्होंने वैक्सीन लगवाई उन्होंने भी भ्रम बना दिया, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं, और कितने समय तक, वैक्सीन लगाने के कितने समय बाद तक शरीर में कोई भी बदलाव होता है, बुखार आता है या शरीर में दर्द होता है, कितने समय तक? देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद में ये देखा गया है कि कुछ प्रतिशत लोगों में बुखार या फिर शरीर में दर्द या फिर जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे दर्द, ये सब चीजें दिखाई दी हैं। लेकिन ये जो भी साइड इफेक्ट्स हैं ये काफी मामूली हैं, कोई ज्यादा इनसे किसी को भी कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये 24 से 48 घंटे में ये जो बुखार आता है या फिर जो बदन दर्द होता है या फिर जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है वो जो दर्द होता है, वो सब चीजें 24 से 48 घंटे में ज्यादातर लोगों में ठीक हो जाती है। इसलिए मेरा मानना तो यही है कि वैक्सीन लगाना चाहिए। ठीक है। ज़्यादा समय तक उसका प्रभाव नहीं रहता है, इसलिए वैक्सीन तो आपको ज़रूर लगानी है। ये बार बार कहा जा रहा है, वैक्सीन लगवाने से आपको गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जिसके ज़रिए आप कोरोना जैसे संक्रमण से बच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक बड़ा सवाल ये भी आता है, डॉक्टर प्रतीक आहूजा, कि पहली वैक्सीन तो लगवा ली, अब हम पूरी तरीके से सेफ हो चुके हैं, दूसरी वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, और इसीलिए अभी तक जो आंकड़ा सामने आया, पहली वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या तो ठीक ठाक है, लेकिन दूसरी वैक्सीन लगवाने का जो आंकड़ा है वो बहुत हद तक कम नजर आता है। इसके पीछे कारण क्या आप समझते हैं, क्या कारण इसके पीछे है? देखिए, इसके पीछे मेजर कारण जो ये है कि एक भ्रम है कि वैक्सीन लगाने से साइड इफेक्ट्स होते हैं, बुखार होता है, शरीर टूटता है। हाँ, ये चीजें लोगों ने फेस करी है, पर ये छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स हैं, पर जो प्रोटेक्शन है वो उससे कहीं ज्यादा है। एक वैक्सीन लगाने से 90% से ज्यादा प्रोटेक्शन है, दो बार वैक्सीन लगवाने के बाद 95, कुछ स्टडीज कह रही है 97, 98% प्रोटेक्शन है। तो दो वैक्सीन के बाद भी हमें मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना को नहीं भूलना चाहिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जो दूसरी वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे हैं आगे बढ़कर, दूसरी डोज के लिए आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं, वो लोग ये गलत कर रहे हैं। उनको ये समझना चाहिए कि आधी प्रोटेक्शन भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जब तक कि सारे प्रिकॉशंस हम नहीं लेंगे तो हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि सर हमारा तो समय निकल गया, जो टाइम ड्यूरेशन दी गई थी शिव प्रसाद दुबे जी, वो टाइम ड्यूरेशन निकल चुकी है, अब क्या किया जाए? क्या अब हमें दोबारा से वैक्सीन हमें लगवाना सही रहेगा या नहीं रहेगा? ये ऐसे भी सवाल आते हैं। देखिए, अगर टाइम ड्यूरेशन, वैसे तो जो टाइम ड्यूरेशन जो गवर्नमेंट ने और जो स्टडीज में सामने आई है उसे 112 दिन की है, तो अगर इतने दिन में भी नहीं लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा पाते हैं, फिर भी मेरे ख्याल से सेकंड डोज लगाना जरूरी है। भले टाइम चला भी जाता है किसी कारणवश, वैसे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि 84 डेज जैसे ही पूरे हो जाते हैं तो वैक्सीन लगानी चाहिए। अगर मान लो नहीं लगा पाते किसी भी कारणवश, जब भी आपको मौका मिले तो वैक्सीन लगा लेना चाहिए। भले आपके दिन अगर खत्म भी हो गए फिर भी लगाना जरूरी है। ठीक है, खान पान को लेकर के भी हम बात कर लेते हैं सर। प्रतीक आहूजा जी, क्या खान पान के अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? क्योंकि कोरोना संक्रमण के बाद से बहुत हद तक लोगों ने सीखा कि आपको अपने जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको पूरी तरीके से ठीक रखना है, मजबूत रखना है, बूस्ट रखना है, तो खाने पीने की चीज़ों से इससे बहुत हद तक असर पड़ता है। क्या क्या चीज़ें हमें अपने डाइट चार्ट के अंदर शामिल करनी चाहिए, ज़रा दर्शकों को ये भी बताइए। देखिए, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, अगर हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखेंगे तो हमारा डिजीज जो है वो कभी भी सीवियर फॉर्म में नहीं होगा। खाने में जो हमारे खासकर जो भारतीय खाना है उसमें जो कमी होती है वो होती है सब्जियों की, प्रोटीन की, जो मेन चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर्स दवाइयाँ हैं, पर जब तक हम अपना खाना नहीं सुधारेंगे, रोज़ के दिनचर्या में व्यायाम को नहीं शुरू करेंगे, तब तक हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। और वो सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे अच्छा हथियार है कोविड से लड़ाई में।
ठीक है, तो बिल्कुल। उसके लिए हम जो खा सकते हैं हरी सब्जियाँ। अगर आप दूध, अंडे, मीट खाते हैं तो वो प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट खाएँगे, तो इससे इन सब चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है। हुँ। ठीक है, तो ये खाने-पीने की चीज़ों को आपको अपनी डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए, तभी आपकी इम्यूनिटी पूरी तरीके से बूस्ट हो पाएगी। लेकिन इस दौरान आपको किन चीज़ों का और ध्यान रखना है, ये भी ज़रा हम जान लेते हैं क्योंकि शिव प्रसाद जी, बार-बार ये कहा जाता है कि एक्सरसाइज़ करना आपकी सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है और अगर आपको अपने शरीर को बिल्कुल फिट और फाइन रखना है, तो एक अच्छी डाइट और आपको सही तरीके से एक्सरसाइज़ करना, ये ज़रूर आना चाहिए। तो क्या एक्सरसाइज के फ़ायदे हैं और कैसी एक्सरसाइज इस वक्त आपको करनी चाहिए? खास करके वो लोग क्योंकि कोरोना संक्रमण से जो ग्रसित हुए हैं, जो पेशेंट थे, रिकवर हुए, उनके सामने एक बड़ी चुनौती होती है क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कतें आने लगती हैं। आप सीढ़ियाँ अगर चढ़ते हैं तो बड़ी जल्दी उनको जो है सांस फूलने लगती है। तो ऐसे मरीजों के लिए कौन सी वो एक्सरसाइजेस हैं या क्या वो करें जिससे वो पहले के तरीके से ठीक हो पाएँ? हेलो। जी, शिव प्रसाद जी। मेरे ख्याल से आपने जो प्रश्न जो मुझे पूछा है कि एक्सरसाइज को लेके, हाँ, एक्सरसाइज एक्चुअली मतलब बहुत जरूरी है, नॉर्मल इंसान के लिए भी जरूरी है और जो पेशेंट जो है कोविड से रिकवर हो रहा है उसके लिए भी एक्सरसाइज करना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी इम्यूनिटी काफी अच्छी रहती है, तो इसलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। हुँ। ठीक है, एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है और बहुत ज़रूरी भी है और लोगों को इस बातों का पालन भी करना चाहिए। एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए और ख़ास करके आपको अपना जो खाने-पीने का जो तरीका है, वो भी आपको इस वक्त बदलने की ज़रूरत है। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, जंक फूड का आप इस्तेमाल करते हैं, बाहर की ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो ये जो सभी चीज़ें हैं खाने-पीने की, आपको इनको अवॉइड करना है ताकि आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहें। लेकिन इसमें हमने बहुत सारे लोगों के द्वारा दूसरी लहर के दौरान हमने ये भी देखा, प्रतीक जी, कि लोग जो हैं घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर रहे थे। लोग काढ़ा पी रहे थे, लोग भाप ले रहे थे। ये कितना कारगर साबित होता है? अगर आज के समय में कोई शख्स संक्रमित होता है, कोरोना से अगर प्रभावित होता है, तो कितना ये कारगर है? क्या वाक़ई में काढ़ा पीने से कुछ हद तक इसका प्रभाव कम होता है? भाप लेने से क्या चीज़ें बेहतर हो पाती हैं? साइंटिफिक रीज़न इसमें है क्या कोई? देखिए, हमारी जो साइंस कहती है उसमें किसी भी स्टडी में इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं आया है कि काढ़ा पीने से कोई बेनिफिट होता है। पर हमारी जो भारतीय संस्कृति आयुर्वेदिक में कहते हैं कि काढ़ा पीने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, वो एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है। अगर आपको कोविड हो गया है, उसमें काढ़ा पीना या कुछ उस समय इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। पर हाँ, ये सब हमारे एक संस्कृति में चल रहा है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हमारी शक्ति को बढ़ाता है। हुँ। ठीक है, ये हमारी शक्ति को बढ़ाता है और ये लगातार कुछ ऐसे सजेशंस हैं, ये कुछ ऐसे सुझाव हैं जो कि लगातार एक्सपर्ट्स के द्वारा बताए जा रहे हैं। और हम अपने सभी दर्शकों से भी ये कहना चाहते हैं कि आप भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और साथ ही साथ अगर आपके मन में वैक्सीन को लेकर के कोई भी सवाल है, कोई शंका अगर आपके मन में है, तो वो आप एक्सपर्ट्स के ज़रिए ज़रूर जान सकते हैं। और तीसरी लहर से बचने का आखिर तरीका क्या है, वो लगातार एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ हमारे साथ पैनल में बने हुए हैं और इस सवाल को जरा मैं आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शिव प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो तीसरी लहर से बचने का तरीका है, इसमें बार-बार ये चीज़ तो सामने आ रही है कि आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, लेकिन कुछ खास चीज़ें जिनका और ध्यान रखना होगा? कुछ खास चीजें तो सबसे पहले तो यही है कि आपको अपने वैक्सीन के दोनों डोज लगा लेने चाहिए और दूसरा ये है कि आप हमें एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए और तीसरा एक्सरसाइज करना चाहिए और बाकी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं जैसे कि मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाना और बार बार हाथ धोना, इन सब चीज़ों का पालन अभी भी करना चाहिए। ठीक है, इन सभी चीज़ों का पालन करना चाहिए और लगातार ये जो बातें हैं वो बताई जा रही हैं। लेकिन प्रतीक आहूजा जी, एक सवाल ये भी कि हमने देखा कि लोग जो हैं मास्क तो पहनते हैं लेकिन मास्क पहनने का सही तरीका नहीं पता। ज़रा आप दर्शकों को बताइए कि कैसे मास्क पहनना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मास्क तो लगा लेते हैं लेकिन कैसे उसका इस्तेमाल करना है, नाक के ऊपर तक उसको पूरा कवर करके रखना होता है।
ये शायद किसी को मालूम नहीं है। मास्क सही तरीके किस तरीके से पहनते हैं, किस तरीके का उसको इस्तेमाल करना चाहिए, जरा आप बताइए दर्शकों को। देखिए, हमें 2 साल होने वाले हैं कोविड से लड़ाई में, पर हैरान की बात यह है अभी तक लोगों को बताना पड़ता है कि मास्क कैसे पहनना है। अभी तक लोगों को ये बात नहीं पता है कि जो मास्क है वो नाक और मुंह दोनों को कवर करेगा तो फायदा है। कुछ लोगों का मास्क ऐसे नीचे लटका होता है या नाक से नीचे होता है, उसका कोई फायदा नहीं। एक कान पे लटका के घूमते हैं, गर्दन में लटका के घूमने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपका नाक और मुंह दोनों कवर्ड है तो आपको मास्क से प्रोटेक्शन है। अगर उनमें से कोई भी एक चीज आपकी कवर्ड नहीं है तो मास्क पहनने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, यानी कि मास्क पहनने का, मैं इसी सवाल को जरा थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। शिव प्रसाद जी, मास्क पहनने का सही तरीका क्या, हम कैसे, आप इसमें क्या चीज़ें जोड़ना चाहते हैं? क्योंकि अगर मास्क पहन रहे हैं तो आपकी पूरी नाक कवर होनी चाहिए, क्योंकि ये जो संक्रमण होता है ये हवा के जरिए ही तो जाएगा ना। बिल्कुल सही, ये एक्चुअली हवा के जरिए ही जाएगा, इसलिए हमें नाक और अपना मुंह दोनों अगर कवर नहीं करेंगे तो फिर मास्क पहनने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जब भी मास्क पहनने का सही तरीका यही है कि नाक और मुंह दोनों कवर होने चाहिए। ठीक है, मास्क और जो है नाक और मुंह जो है वो मास्क से पूरी तरीके से कवर होने चाहिए, यही सबसे कारगर तरीका है। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि हर चीज़ को हम फैशन के साथ जोड़ भी लेते हैं। मास्क पहनने के लिए हमें बताया गया, लेकिन हमने अब आजकल फैंसी मास्क हैं, आजकल मैचिंग मास्क भी शुरू हो गए हैं। प्रतीक आहूजा जी, ये मैचिंग मास्क जो हैं, कपड़े के जो मास्क होते हैं, कितने कारगर हैं ये? इनका कुछ फ़ायदा है या लोग सिर्फ एक ट्रेंड के साथ पहनना तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसका हो सकता है फ़ायदा हो या ना हो? देखिए, फ़ायदा ज़रूर है। स्टडीज़ कहती हैं ऑलमोस्ट 70% इन्फेक्शन को रोका जा सकता है अगर कपड़े का मास्क पहनना है। ठीक है, इस सवाल का सर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, उपदेश होशियारपुर से। उपदेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं एक गांव से ही बोल रहा हूँ, पंजाब के। तो गांव में सर ये कल्चर बन गया है, हरियाणा में भी, नॉर्थ इंडिया में खासकर, कि लोग कहते हैं कोरोना तो कोई बीमारी है ही नहीं है। मैं कहता हूं कि मास्क लगा के रखिए, जुकाम भी एक दूसरे को हो जाता है, ये तो कोरोना वायरस है जो सीधा फेफड़ों पे अटैक करता है। मैंने इनको समझाया कि वायरस कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो कोरोना भी सर एक जनरल बीमारी है जो हमारे फेफड़ों पे जल्दी अटैक करती है। पर गांव में ये सर जो बातें चलती हैं कि अब कोरोना गया बिल्कुल भी, अब नहीं आएगा, ये टीवी वाले झूठ बोलते हैं, तीसरी वेव आएगी, मास्क लगाना कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ पे गवर्नमेंट अगर हमारे देश में ये मैंडेटरी कर दे कि मास्क लगा के ही मार्केट में जाना है सबने, गांव में और शहर में, तो बोलेंगे ये मोदी गवर्नमेंट तानाशाही कर रही है। तो इस पे सर मैं बातें तो थोड़ी बताइए, ये कल्चर क्या है भारत में, इसको भी जरा। ठीक है, प्रतीक आहूजा जी। देखिए, जो ये लोग कह रहे हैं कि कोरोना चला गया है, उन्हीं लोगों के लिए मैंने स्टार्टिंग में एक आंकड़ा बताया था कि अभी भी 2.5 लाख से ज्यादा इंडिया में एक्टिव केसेस हैं कोरोना के। रोजाना 20,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तो कोरोना चला गया है ऐसा मानना गलत बात है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मास्क पहनना सबसे कारगर तरीका है इस लड़ाई में। और जैसा आपने कहा था कि फैंसी मास्क हमें प्रोटेक्शन देती हैं, लगभग 70% हमें प्रोटेक्शन देते हैं। जो 3 प्लाई मास्क होते हैं, जो सर्जिकल मास्क होते हैं, 90% से ज्यादा इन्फेक्शन के लिए प्रोटेक्शन होता है। तो किसी भी तरह का मास्क, चाहे कपड़े का हो, सर्जिकल हो, N95 मास्क हो, कोई भी मास्क हो, पहनना जरूरी है। प्रोटेक्शन हर किसी से होती है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा डॉक्टर दुबे, आप इस पर कुछ जोड़ना चाहेंगे? कैसे, और ये जो कपड़े वाले मास्क हैं, ये कितने कारगर आपको नजर आते हैं? क्या वाकई में ठीक भी हैं, या हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं जिन मास्क का, वो बिल्कुल किसी भी तरीके से उसका उपयोग नहीं हो? देखिए, जो सबसे ज्यादा कारगर होते हैं वो जो थ्री लेयर्ड मास्क होते हैं और जो N95 होते हैं वो सबसे ज्यादा कारगर होते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया। पर कपड़े के मास्क भी काफी हद तक प्रोटेक्शन देते हैं, और इसलिए कुछ ना पहनने से अच्छा पहन के अपनी सुरक्षा करना ज्यादा जरूरी है। और मेरे ख्याल से अगर कपड़े का मास्क भी कम से कम लगाया जाए, वो भी एक तरह से आपको प्रोटेक्शन देगा ही।
तो इसलिए आपको कपड़े का मास्क अगर आपके पास है तो उसका आप इस्तेमाल कीजिए, और मास्क का इस्तेमाल कहीं भी आप जाते हैं तो उस समय मास्क जरूर पहनिए। सर आजकल के समय में हमने एक चीज़ और नोट की है कि लोग जो है डबल मास्क का इस्तेमाल करते हैं, एक मास्क उसके ऊपर एक और मास्क। तो वो जो डबल मास्क है वो कितना कारगर है? क्या वो ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन देता है कोरोना से, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सांस लेने में और ज़्यादा परेशानी हो जाए? दुबे जी। तो इस पे ये लोग इसमें काफी लोग कह रहे हैं, लोग अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है कि डबल मास्क से इसका फायदा थोड़ा ज्यादा फायदा होगा, पर इसके ऊपर कोई मतलब ठीक तरीके से अभी कोई स्टडी आई नहीं है कि हम पूर्ण तरीके से कह सकें कि डबल मास्क से कितना फायदा होगा या नुकसान होगा, कि क्या डबल मास्क लगाने से फायदा ज्यादा होगा या फिर सांस लेने में दिक्कत ज्यादा होगी। इन सब चीजों के ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर सिर्फ एक सिंगल मास्क भी लगाया जाएगा उससे भी काफी हद तक फायदा होगा। तो इसलिए, और जो मेरा मतलब ऐसा सोचना है कि अगर डबल मास्क ट्रिपल मास्क लगाएंगे तो उससे सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगर एक सिंगल मास्क भी लगा के आप रख रहे हैं तो मेरे ख्याल से ठीक ही है। ठीक है, यानी कि सिंगल मास्क भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी कारगर साबित हो सकता है, बशर्ते आप सही तरीके से उसका आप इस्तेमाल करें, उसका आप उपयोग करें। और आपको नाक और आपकी जो मुंह है आपको उसको सही तरीके से ढकना होगा। लेकिन इस दौरान कई वैक्सीन का और इंतजार किया जा रहा है। डॉक्टर प्रतीक, इसमें उम्मीद ये है कि अभी तक जो भारत के अंदर वैक्सीन जो लगाई जा रही हैं, उसके अलावा कुछ और वैक्सीन के आने की उम्मीद भी है। नोजल वैक्सीन का बड़ा जिक्र भी हो रहा है और साथ ही एक टैबलेट का भी जिक्र हो रहा है। तो क्या ये अगर मार्केट में आते हैं या बाजार में जब आ जाते हैं वापस से, तो इनके आने से कुछ हद तक ज़्यादा लोगों तक ये जो वैक्सीन है वो उपलब्ध हो पाएगी, ज़्यादा आसानी से लोगों को मिल पाएगी? देखिए, वैक्सीन्स का फिलहाल काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके की वैक्सीन्स की बात हो रही है। एक नेज़ल स्प्रे है जिससे वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं, गोली खा के प्रोटेक्शन मिल सकता है। लेकिन इसमें अभी भी इन सब में ट्रायल्स चल रहे हैं, किसी का भी बेनिफिट नहीं आया है। आने वाले 1-2 महीने में ऐसी कुछ वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल होगी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इनके रिजल्ट आने अभी पेंडिंग। फिलहाल जो हमारे पास वैक्सीन है वो है, उनका ट्रायल हो चुका है, उनका बेनिफिट हमें पता है। जो बाकी सारी वैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है, ये आने वाले समय में पता चलेगा कि कितनी इफेक्टिव है और उनको हम कितना ले सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपके पास जो लोग आते हैं वैक्सीन लगवाने के लिए आते हैं, उनके अगर मन में कोई सवाल होता है तो क्या आपके सामने सबसे बड़ा सवाल क्या पूछते हैं? सबसे पहला सवाल आपसे क्या होता है सर? जो हमसे सबसे पहला सवाल पूछते हैं वो ये पूछते हैं, कोविशील्ड लगाएं या कोवैक्सीन? देखिए, इन दोनों में, और मेरा जवाब होता है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही बराबर इफेक्टिव है। दोनों के छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं जिसमें जरा सा भी अंतर नहीं है। तो मेरा मैसेज उनके लिए रहता है और सब सुनने वालों के लिए यही रहता है कि आपको जो वैक्सीन अवेलेबल हो वो लगवाइए। दोनों वैक्सीन का फायदा है। अब तो स्पुतनिक भी आ गई है, वैक्सीनेशन का फायदा है। कोई भी एक वैक्सीन दूसरे से बेटर नहीं है, आपको जो मिले वो लगवाइए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ कोवैक्सीन ही लगवाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं डॉक्टर दुबे, वो ये कहते हैं कि कोविशील्ड लगाने के बाद फीवर आता ही आता है, बहुत सारे जो हैं परेशानियां उसके बाद होती हैं। ये कितना सही है सर? ऐसा नहीं है कि कोविशील्ड लगाने के बाद फीवर आता ही आता है, ऐसा नहीं है। बहुत ही कम परसेंट लोगों में, मतलब कहा जाए तो ऑलमोस्ट लेस देन 1% लोगों में ही फीवर पाया गया है। तो ऐसा, और कोविशील्ड से फीवर आता है, कोवैक्सीन से फीवर आ सकता है। दोनों ही वैक्सीन के अपने अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों में कोई साइड इफेक्ट्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप कोई भी वैक्सीन लगा सकते हैं, दोनों ही करीब करीब बराबर ही कारगर है। आधे घंटे के लिए तो वैसे वेटिंग रूम में रखा जाता है जब भी किसी शख्स को वैक्सीन लगाई जाती है, तो क्योंकि अगर कोई भी मेजर चेंजेस होने हैं या कोई भी बड़ा साइड इफेक्ट अगर होता है तो उस वक्त नजर आ सकता है। लेकिन कई बार जब लोग घर चले जाते हैं तो उनको बुखार आने लगता है, बहुत से लोगों को सिर दर्द होने लगता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बॉडी में पेन होने लगता है। तो ये कितने समय तक होता है सर? ये भी लोगों के मन में बड़ा सवाल होता है, क्योंकि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 15-15 दिन बाद भी लोगों की शिकायत होती है कि सर बॉडी में पेन हो रहा है, हमें तो फीवर अभी तक आ रहा है। ये अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये वैक्सीन लगवाने के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं या फिर ये कोई और दूसरी बीमारी भी हो सकती है? डॉक्टर दुबे। हेलो
एक्चुअली कैसा है कि जो वैक्सीन से जो साइड इफेक्ट होता है और जो वैक्सीन से जो फीवर आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 48 टू 72 आवर्स तक रहता है। और अगर इससे ज़्यादा अगर किसी को फीवर आता है तो क्योंकि अभी जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि वायरल फीवर का अभी मौसम चल रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, तो उन चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। और अगर तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा फीवर अगर वैक्सीन लगाने के बाद रहता है तो मेरे ख्याल से आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेके जो भी उसके लिए टेस्ट होते हैं वो टेस्ट कराने जरूरी है। हम्म, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है तो आपको टेस्ट करवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि कुछ लंबे समय बाद भी अगर आपको बुखार आ रहा है या लंबे समय तक आपको बुखार आ रहा है या बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो आपको तुरंत ही अपने जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे सलाह इस पर ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन ज़रा आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर प्रतीक आहूजा आपसे एक सवाल ये भी करना चाह रहा हूँ कि एक केस मध्य प्रदेश के अंदर ये आया था कि शख्स को डेंगू हुआ लेकिन उसके बाद ब्लैक फंगस उसको हो गया। हमने अभी तक देखा कि कोरोना से संक्रमित जो लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं को ब्लैक फंगस हुआ, लेकिन डेंगू से ब्लैक फंगस होना ये किस तरीके का हुआ संकेत, इसमें क्या नजर आता है आपको? देखिए, ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो उन लोगों को होती है जिनमें इम्यूनिटी नहीं होती। जैसे कि कोई कैंसर के पेशेंट है, डायबिटीज है, कोई पेशेंट किसी भी बीमारी के लिए स्टेरॉइड्स लंबे समय तक ले रहे हैं या किन्हीं को कीमोथेरेपी चल रही है, ऐसे मरीजों में ब्लैक फंगस पहले भी आता था। कोरोना में क्योंकि बहुत लोगों को स्टेरॉइड्स एक मेजर ट्रीटमेंट था, इसलिए ब्लैक फंगस के केसेस बढ़े और हमने देखा कोरोना के साथ ब्लैक फंगस के केसेस जैसे जैसे कोरोना बढ़ने लगा ब्लैक फंगस बढ़ने लगा। तो आप केस की बात कर रहे हैं कि डेंगू के बाद ब्लैक फंगस हुआ। हमें मैंने भी उस केस के बारे में सुना था पर उसकी डिटेल्स हमें नहीं पता है कि उस पेशेंट को और क्या बीमारी थी। वो डायबिटिक थे या वो कुछ दवाइयां ले रहे थे, स्टेरॉइड्स पे थे, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो डेंगू को ब्लैक फंगस से रिलेट करना हमें सही नहीं, सिर्फ एक केस के बेसिस। ठीक है, यानी कि हो सकता है संभावना इस बात की भी है कि पहले उनको फीवर भी आया हो, उनको कोरोना संक्रमण हुआ भी हो, शायद उनको मालूम ना चला हो, एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, ये ऐसी संभावनाएं भी हैं और कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये भी हालांकि इस इशू पर कहा गया था। लेकिन इस दौरान आपको जो है मास्क पहनना होगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ये बार बार समझाया जा रहा है। लेकिन हम आज भी देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर वैक्सीनेशन के जो लक्ष्य रखे गए हैं वो बहुत सारे लक्ष्य तो अभी तक अचीव किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो सेकेंड डोज है लोगों की वो रहती है। आपको लगता है कि नोटिफिकेशन सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसी वजह से लोग ये जान नहीं पा रहे हैं कि अब उनका दूसरे डोज का समय आ चुका है? डॉक्टर दुबे। हेलो जी। एक्चुअली कैसा है कि लोगों में मतलब वैसे तो शुरुआत में और अभी भी सरकार जागरूक कर रही है कि दोनों डोज लगाने जरूरी हैं, पर अभी भी लोग हैं जो कि अभी पूरी तरह जागरूक नहीं हुए हैं कि दूसरा डोज भी लगाना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक डोज लगा लेने से ही पूरी इम्यूनिटी मिल जाती है, पर ये लोगों को जानना जरूरी है कि सिर्फ एक डोज लगाने से पूरा फायदा नहीं होता है, सिर्फ 70% तक ही फायदा होता है। और अगर आपको पूरा फायदा लेना है वैक्सीन का, तो पूरी इम्यूनिटी डेवलप करनी है अपने शरीर में, तो दोनों डोज लगाना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार भी पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि और जागरूक कर रही है लोगों को कि दूसरा डोज जल्द से जल्द अपना लगाइए और पूरी तरह कोविड से सुरक्षित होइए। ठीक है, और दूसरा डोज आपको लगवाना बहुत हद तक ज़रूरी है और इसीलिए मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीनेशन की ये जो प्रक्रिया है उनको उनके साथ जोड़ा जा सके। इसीलिए डॉक्टर प्रतीक, मैं यही सवाल मैं दुबे जी से पूछना चाह रहा था कि मतलब क्या कारण है कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर दूसरी डोज के लिए नहीं पहुँच रहे हैं, नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि जिस ऐप के ज़रिए वो रजिस्टर करते हैं अपनी वैक्सीन का स्लॉट, वहाँ से उनको कोई मैसेज नहीं मिलता है। अब अगर वो भूल जाते हैं तो उनका वो टाइम निकल जाता है, फिर उसके बाद उनके मन में सवाल आता है कि अब हम वैक्सीन लगवाने का टाइम तो निकल चुका है, तो क्या वैक्सीन लगवाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके पीछे कमियां क्या क्या हैं जिनको दूर करना होगा? देखिए, कोविन पोर्टल पे अगर आप रजिस्टर करते हैं तो नोटिफिकेशन आता है, SMS भी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी बात नहीं है। अगर इन केस आप अपना भूल जाते हैं तो वॉक इन वैक्सीनेशन भी है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पे सेंटर्स हैं वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, आप उनपे जाके वैक्सीनेशन करा सकते हैं।
अगर आपका वो समय निकल गया है, जो आपको टाइम स्लॉट था, आपका पीरियड निकल चुका है, तो आप उसके बाद भी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। हम्म। जो ये टाइम स्लॉट होता है वो होता है मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 डोजेस, मतलब 2 डोजेस के बीच में कम से कम अंतर इतना जरूर होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वैक्सीनेशन नहीं कराना है। आप जब जब आपके पास समय हो आप तब सेकंड डोज के लिए जा सकते हम्म। ठीक है। इसमें एक चीज़ और भी है सर कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हमें तो सांस लेने में बार बार परेशानी आ रही है। इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कारण है क्या? देखिए ये जो रिपोर्ट्स है स्टैटिस्टिकली तो एक बहुत कम केसेस में ऐसा हुआ है कि वैक्सीनेशन के बाद सांस लेने की दिक्कत आई है, और उसको वैक्सीनेशन से जोड़ना सही हाँ, नहीं होगा। ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कुछ मरीजों को पहले से कोई दिक्कत रही हो, ठीक है। कि वो वैक्सीनेशन के बाद लोग अपना ज्यादा अपने तरफ ध्यान देते हैं कि हाँ, उनको दर्द तो नहीं हो रहा, बुखार तो नहीं हो रहा, सांस में तकलीफ तो नहीं हो रही। तो वो चीजें हो सकती हैं। अभी ठीक है। तक ऐसा कोई ठीक है, ऐसा प्रूफ ऐसा नहीं हो हुआ है। सकता है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ एक दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। हेलो जी, बहुत स्वागत है। हेलो, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल ये है जी, मैंने 13 मई को लगवाई थी दोनों फर्स्ट डोज। अब कब लगवाऊं जी उसे? कितना समय हो गया आपको वैक्सीन लगवाए? 13 मई को लगवाई थी। 13 मई को। ठीक है, डॉक्टर प्रतीक आहूजा 13 मई को लगवाई थी वैक्सीन, और अब आगे लगवाएं या कुछ और इंतजार करना है? उनसे पूछ सकते हैं मैंने कोविशील्ड लगाया था या कोवैक्सीन? बिल्कुल। इसमें आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी, कोवैक्सीन या कोविशील्ड? कोविशील्ड। कोविशील्ड। लगाने के बाद 12 से 16 हफ्ते का इंतजार करना होता है। हम्म। तो उन्होंने अगर मई में लगाया था तो 12 से 16 हफ्ते का एक गैप चाहिए उनको, लगभग 3 महीने। हम्म। तो 3 महीने बाद वो अपनी दूसरी वैक्सीन लगवा सकते, दूसरी डोज लगवा सकते। ठीक है, तो आपका डोज का समय तो हो चुका है, आप अपना वैक्सीन का स्लॉट बुक कराएं और अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए। आप जुड़े हमारे साथ, आपने हमारे सभी दर्शकों को कई महत्वपूर्ण सलाह दी हैं, जानकारियाँ पहुँचाई हैं जो कि उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।